हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी। यहाँ तक कि हम लोगों ने तारा भी जान लिया था, आकाश गंगा भी पता कर लिया था, और उसके बाद हम लोग ये भी पता किया था कि तारा का विस्फोट कैसे होता है। इसके बाद हम लोगों ने सौर मंडल पढ़ा था। अगर सौर मंडल का क्लियर वीडियो आपके पास नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा उसको बना देंगे। तो हम लोग आज पृथ्वी के बारे में जाना था। जब सौर मंडल पढ़ा रहे तो तुमने बताया था कि पृथ्वी हम लोग खुद से अकेले पढ़ेंगे, अलग से बिल्कुल मिलकर उसको सौर मंडल के साथ नहीं पढ़ना, हमें अलग से पढ़ना है, क्योंकि पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी से आज हम पृथ्वी पे थोड़ा कायदे से जानते हैं। बाकी हम लोग कुछ चीज़ें पृथ्वी में और पढ़ेंगे। जब हम लोग इसके आगे चलेंगे तो अक्षांश देशांतर जब पढ़ेंगे तो उसको और डीपली पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि मानसूनी हवाएं किस तरीके से चलती हैं। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी में दिन और रात ये किस प्रकार होते हैं, और देखते हैं। तो पृथ्वी, अब दोस्तों पृथ्वी हमने जब भी हमने बताया था पृथ्वी नीली है। कैसे? पृथ्वी का रंग नीला है क्योंकि उस पर पानी 75% पानी पाया जाता है। अब 75% पानी की वजह से पृथ्वी कैसी है? नीली है। और पृथ्वी का घनत्व भी ज़्यादा है क्योंकि पृथ्वी एक ठोस है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हमने बताया था? शनि। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यही अपनी पृथ्वी। किस पे? क्योंकि इस पे ठोस भी है और इस पे जनसंख्या भी रहती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमने ये भी किया था कि ऐसा कौन सा ग्रह जिस पे जीवन संभव हो सकता है, ना कि है अभी, हो सकता है। कौन सा ऐसा ग्रह है? मंगल। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी में जीवन संभव है, यानी कि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी पे जीवन है इस तरीके से। तो इस प्रकार बात करते हैं कि पृथ्वी जो 23 अंश झुकी हुई है और ये 66 अंश झुकी हुई है, क्या मैटर है, कैसे झुकी हुई है, कैसे मौसम चेंज होते हैं। अब देखो, जब भी बात करेंगे, हमने कहा पृथ्वी में जीवन संभव है, ये तो सब लोगों को पता है कि जीवन नहीं संभव होते तो हम लोग रह भी नहीं पाते। इसके बाद कह रहा है घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये ग्राम क्या होता है, कैसे वैज्ञानिक नाप लेते हैं कि 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। दोस्तों अगर इसको समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक कोई डिब्बा लिया, घनत्व अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि घनत्व का आयतन निकाला गया है। क्या किया गया है? घनत्व का आयतन निकाला गया है। अब किसी चीज़ का आयतन निकाला गया है तो 3 डायमेंशन होंगी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो इसकी ऊंचाई लेनी है हमें, तो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसकी गहराई कितनी, ऊंचाई को गहराई बोल देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होने चाहिए, और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। यानी कि ऊंचाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सभी 1-1 सेंटीमीटर होंगी, तो ये क्या बनेगी? सेंटीमीटर क्यूब। तो जब 1-1 सेंटीमीटर क्यूब का डिब्बा लेंगे दोस्तों, तो वो उस पर जितनी भी मिट्टी भरोगे आप, तो केवल 5.5 ग्राम ही निकलेगी। जैसे कि अभी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, देखो किस तरह के कोई डिब्बा लेते हैं। मान के चलो हम लोग ये लेते हैं, तो इसकी जब बात करें तो इसका तो अभी हमने फिक्स किया नहीं। फिलहाल मानते हैं कि जैसे ये है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी, और इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। जब इसको काट कर 1-1 सेंटीमीटर की इसको बॉक्स बना लेंगे, तो इस बॉक्स में जितनी मिट्टी डालेंगे तो वो 5.5 ग्राम आएगा। तो इस प्रकार हम लोग घनत्व निकालते हैं दोस्तों। तो इस वजह से हमने बनाया 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसी भी ग्रह का घनत्व निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसके इस तरीके से घनत्व निकालते हैं। इसके बाद कह रहा है ध्रुवीय व्यास। अब ये दोस्तों ध्रुवीय व्यास क्या होता है? देखो सबसे पहले तो पृथ्वी बनाते हैं तभी पता चलेगा। तो जब पृथ्वी बनाते हैं, आप लोगों को दोस्तों पता हुआ होगा जब हम उल्का पिंड पढ़ा रहे थे, हमने बताया था
कि मंगल के द्वारा जब गुरुत्वाकर्षण के बल से एक इजिप्टा नाम का उल्का पिंड गिरा हुआ था जो कि बहुत बड़ा था, उसकी वजह से थोड़ा पृथ्वी अपनी चपटी हो गई थी। तो पृथ्वी में ये क्या होते हैं, आपके ध्रुव होते हैं दोस्तों। तो ये क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, ये होगा आपका उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव, अब देखो ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। तो जो दक्षिणी व्यास होता है, तो किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि से परिधि तक की बीच की दूरी को व्यास बोलते हैं। तो उसी प्रकार अगर ध्रुव से ध्रुव तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये ध्रुव से ध्रुव तक की दूरी को जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी इसकी ध्रुवीय व्यास। तो क्वेश्चन पूछेगा ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों, 12,714 किलोमीटर। तो कितना होता है दोस्तों, 12,714 किलोमीटर होता है इसको ध्रुवीय व्यास। लेकिन ध्रुवीय व्यास देखो, कोई भी चीज़ गोला में है तो गोला में हमने नीचे से ऊपर तक भी देखा, और उसकी चौड़ाई भी तो देखो कितनी चौड़ाई है, कितनी ब्रॉड है उसकी, क्योंकि ऊंचाई तो देख ली हमने, ऊंचाई कितनी है 12,714 किलोमीटर। अब इसकी कुछ ऊंचाई भी तो होगी, ये चौड़ाई भी तो होगी। अब देखो जब पृथ्वी पढ़ते थे, ये होते हैं ध्रुवी, और जो इसके बीच से एक रेखा जाती है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा। क्या बोल देते हैं, विषुवत रेखा, इसे बोल देते हैं दोस्तों विषुवत रेखा। तो ये जब विषुवत रेखा है तो इसको विषुवती दूरी बोल देंगे। ये जब विषुवत रेखा है तो इसको विषुवती दूरी बोल देंगे। तो विषुवती दूरी कितनी हो जाएगी, विषुवती दूरी सॉरी यहाँ 12,000 होगी, तो 12,000 तो कितनी हो जाए 12,756। तो यहाँ पर कितनी हो जाए किलोमीटर, 12,756। तो दोस्तों समझ में आया, देखो अगर इसको ऊपर से नीचे तक की दूरी पृथ्वी की बोलेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दूरी कितनी है, तो कितनी है 12,714। लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे कि कितनी, यानी कि विषुवत रेखा इसकी कितनी लंबी है, तो कितनी है 12,756। अर्थात कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास की बीच का अंतर बताइए कितना है। तो कितना अंतर है, 43 के लगभग होगा, 43 किलोमीटर के लगभग। अब समझ में आया दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये है मेरा विषुवतीय रेखा और क्या है ध्रुवीय रेखा की बात की। अब होता क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी किस प्रकार झुकी हुई है, देखते हैं पृथ्वी किस प्रकार अपने अक्ष पे और अपने तल पे झुकी हुई है, ये बात करते हैं। तो देखो पृथ्वी किस प्रकार झुकी हुई है देखते हैं। तो ये है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोस्तों। अब पृथ्वी किस प्रकार झुकी हुई है, देखो अगर हम बात करें तो ये अगर कोई कोण बनेगा, ये कोण बन रहा है तो इस पे दो एंगल बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे। देखो एक एंगल ये वाला बनेगा और एक एंगल ये बनेगा दोस्तों। तो ये बड़ा एंगल बनेगा, ये छोटा एंगल बनेगा। तो दो एंगल बनेंगे ना, एक ये एंगल बनेगा दोस्तों, एक ये एंगल बनेगा। तो दोनों एंगल बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो इसी प्रकार अपनी पृथ्वी भी झुकी हुई है। देखते हैं पृथ्वी कैसे झुकी है। तो मान के चलो कि ये एक तल होगा, ये तल होगा यानी कि प्लेन, और ये तल होगा। और अब जब पृथ्वी है तो पृथ्वी कुछ झुकी हुई है ना दोस्तों, तो पृथ्वी ऐसे मान के चलो ये पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, इसको पृथ्वी मान लेते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव होगा यानी कि NP नॉर्थ पोल, और ये होगा SP यानी कि साउथ पोल। तो ये इस प्रकार दोस्तों बनेगा। अब इसके बाद ये होगी ये ध्रुव से ध्रुव की रेखा। अब देखते हैं, अब यहाँ से कुछ ऐसे झुकी हुई कि नहीं झुकी दोस्तों, ये झुकी हुई है। अब देखो कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से ये कितने अंश का कोण, ये टोटल है 90 अंश का। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है टोटल दोस्तों 90 अंश का कोण है। क्योंकि ये टोटल 180 होगा तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी कि 90 अंश होगा। तो जब ये 90 अंश का होगा तो ये अपने अक्ष से, ये मेरी पृथ्वी है, ये तिरछा झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, मतलब इसके
जब भी बात करेंगे तो ये ऐसे झुकी हुई है, तो ये जो अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 अंश, कितने 23.5 अंश झुकी हुई है। और जब ये 23.5 अंश है दोस्तों तो ये कितना बचा, और 90 में 23.5 घटाएंगे तो 66 बचेगा, 66.5। तो ये कितना अंश है, 66.5 अंश, 66.5 अंश। तो कुछ समझ में आया। देखो इस प्रकार पृथ्वी झुकी हुई है अपने, अब पूछ लेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 अंश, क्योंकि देखो ये और ये कोण किसके अक्ष के बीच में बन रहा है, यानी कि ये कौन सा अक्ष है ना, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को उसको पृथ्वी का अक्ष ही तो बोलेंगे। तो ये अक्ष क्या है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुव और ये अक्ष के बीच में कितने 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर बात करें कि वो प्लेन से कितनी झुकी हुई है, यानी कि तल से कितनी झुकी हुई है दोस्तों, तो तल से कितनी झुकी हुई है 66.5 अंश दोस्तों। तो 66.5 अंश। दो प्रकार क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष से कितने झुकाव पे है, तो 23.5 अंश। अपने तल पर कितने झुकी हुई है, तो 66 अंश। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों समझ लिया कि इस वजह, इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब झुकी होने के ही कारण दो प्रकार से झुकी होने के कारण पृथ्वी में, जब पृथ्वी में उपसौर होता है, उपसौर का मतलब क्या होता है और अपसौर का मतलब क्या होता है दोस्तों। अपसौर का मतलब होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, और उपसौर का मतलब होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से पास में होगी। तो दूर कब होती है, 4 जुलाई को, पास में कब होती है, 3 जनवरी को सॉरी। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, साथ में उपसौर और अपसौर भी देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार होता है, और क्यों हमारे सूर्य के पास में पृथ्वी होने के कारण होने पर भी ठंड पड़ती है, वो गर्मी पड़ती है, और वहाँ मतलब कि गर्मी होने पर भी ठंड पड़ती है। देखते हैं कैसे। तो देखो, तो यहाँ पर है मेरा सूर्य, ये मान लेते हैं ये है सूर्य, और पृथ्वी अपनी इस तरीके से इस अक्ष पर चक्कर लगा रही है। तो ये पृथ्वी जो है इस प्रकार झुकी हुई है दोस्तों, इसी प्रकार तो झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है और लगातार चक्कर लगा रही। और यहाँ पर है, तो हमने बताया जो ये जो दूर, जब दूर होगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, ईपी साइड, लिख लेना ईपी साइड। ये उपसौर और अपसौर बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसे हमको क्या बोलेंगे, अपसौर, यानी कि जब दूर होगी, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, तो दोस्तों हम लोग पता कर रहे थे कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। तो अपसौर जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है, ये दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होगी तो बोलेंगे अपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी पास में होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उपसौर। तो अपसौर कब होता है दोस्तों, अपसौर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और उपसौर उपसौर कब होता है, उपसौर होता है 3 जनवरी को। उपसौर होता है 3 जनवरी को। अब देखते हैं दोस्तों, देखो जस्ट उल्टा मैटर होता है। ये कैसे होता है हम लोग समझने चाहिए। जब सूर्य के पास में है पृथ्वी तो पड़ती है ठंड, लेकिन पड़नी चाहिए गर्मी, क्योंकि पास में है तो होनी चाहिए गर्मी, लेकिन होती है ठंड। अब ये क्यों होती है दोस्तों, देखते हैं। देखो ये पृथ्वी 23.5 अंश झुकाव है। अब झुकाव होने की वजह से जो अपना देश आ जाता है, ये पृथ्वी कैसे घूम रही, ऐसे 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 चक्कर लगा रही दोस्तों, ऐसे 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 घूम रही, नहीं घूम रही, पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही, तो ऐसे ऐसे घूमते हुए आती है, ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ गई। अब जैसे यहाँ पर आई, आने के बाद अपना देश होता है 23.5 अंश की वजह से इस तरफ आ जाता है, पृथ्वी के इस तरफ आ जाता है। अब मान चलो हम
ऐसे खड़े हैं आपके सामने तो मेरा चेहरा दिख रहा है, अगर ऐसे खड़े हो जाए तो नहीं दिख रहा है, अगर उधर से धूप भी आ रही तो हमारे पीछे लगेगी क्या, आगे लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो इस प्रकार पृथ्वी भी होती है अपनी, तो जितनी भी धूप होती है इस तरफ लगती है, इस साइड में नहीं लगती, इस वजह से अपने यहाँ पड़ने लगती है ठंड। और जब इस तरफ यहाँ पर जाएगी तो ये सामने की धूप, अब यही चीज़ जब जाएगी तो उस तरफ पलट के इस तरफ हो जाएगा अपना देश, जब इस तरफ हो जाएगा अपना देश तो यहाँ पर पड़ने लगेगी गर्मी। तो इस वजह से जब दूर होती है तो क्या होगी, यानी कि अपसौर होगा तो गर्मी पड़ेगी और उपसौर होगा तो क्या पड़ेगी, ठंडी। तो गर्मी पड़ेगी और जब अपसौर होगा तो क्या पड़ेगी, ठंडी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग पता करेंगे। तो देखो अब ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो कौन सा सौर होता है, तो क्या होता है, अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के पास में होगी तो कौन सा सौर होगा, उपसौर। इस प्रकार हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया। अब आगे हमने ये भी पता कर लिया था कि अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 अंश, और अपने तल पे कितनी झुकी हुई है, 66.5 अंश। ये भी बता दिया हमने किस प्रकार झुकी हुई है। इसके बाद हम लोग बात करें पृथ्वी की घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या क्या होता है, सबसे पहले पता करें पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी का घूर्णन का मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने अक्ष पे घूमे तो उसे पृथ्वी का घूर्णन बोलते हैं। नहीं समझ में, जैसे कि हम लोग बोले हैं कि लट्टू नचाया, कभी देखा, तो लट्टू जो नाचता है वो अपने अक्ष पे घूमता है। जैसे अमित संगुली की बात करें तो ये अपने अक्ष पे घूम रहे, तो ये क्या होगी, ये होगा घूर्णन। और जब परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण जब ऐसे कोई किसी चीज का, किसी वस्तु का कोई चक्कर लगाएगा तो क्या कहलाएगा, परिक्रमण। अब ये पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही, सूर्य का चक्कर लगा रही थी हमने बताया, और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पे घूमती है। तो इसके पृथ्वी के घूर्णन का चक्कर लगाने में क्या क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन करने में दिन और रात होते हैं। अब दिन और रात कैसे होते हैं, देखो हम कितना भी ऐसे किसी के आसपास घूम ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ऐसे सामने खड़े हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं तो आप, मेरा फेस सामने दिख रहा और मेरे उजेला है, अगर हम यही फेस इस तरफ ले आए ऐसे करके तो इस तरफ उजेला हो गया, इस तरफ अंधेला हो गया। जब इस तरफ उजेला, जब पृथ्वी ऐसे घूम के जैसे ही ऐसे पलट के ऐसे घूम जाती है, क्योंकि ऐसे से घूम रही तो ऐसे घूमा, तो जैसे घूमी तो जब सूर्य की तरफ होती है तो दिन पड़ता है, यानी कि रोशनी होती है तो दिन होने लगता है, और जैसे सूर्य के अपोजिट साइड जाती है, पीछे साइड जाती है तो क्या होता है, रात हो जाती है। तो इसका घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। और घूर्णन के कारण पृथ्वी में एक और चीज है, कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल देखा होगा, तसला लिया, तसला में कभी पानी लेके देखना, तो कभी ऐसे उस पर एक तसला में पानी लेना और ऐसे घूमना, जैसे घूमोगे तो पानी छलकेगा। तो पानी छलकता है किस वजह से, उसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। जब कोई तसला में पानी लोगे तो ऐसे घूमोगे तो ऑटोमेटिक छलकेगा, क्योंकि भरा हुआ आता है। तो पृथ्वी भी तो एक किसी तरीके 75% पानी है, और एक ये गोला के आकार की है तो उस पर भी पानी, तो ऐसे ऐसे जब घूमते तो छलकता है पानी। तो उसी प्रकार होता है। अब कोरियोलिस बल के कारण ही ज्वार और भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटा कब आएगा, जब कहीं ऊंचाई होगी, जब कहीं ऊंचाई होगी तभी तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वो होगा ज्वार, और जब पानी उतरेगा तो क्या होगा, भाटा। यानी कि जब पानी ऊपर की ओर चढ़ता है तो ज्वार होता है, और जब पानी उतरता है तो भाटा होता है। तो ये कब होगा, ये होगा जब पानी कहीं पर चढ़ेगा, तो ये होता है ज्वार भाटा। लेकिन अब मान के चलो कहीं जहाँ पर कोई टीला पड़ जाएगा या फिर कोई पर्वत पड़ जाएगा तो वहीं तो ज्वार भाटा होगा, या फिर कहीं तल पड़ेगा तो वहाँ ज्वार भाटा होगा। अब पानी ही पानी है तो वहाँ क्या होता है, जलधारा, तो वहाँ पर जलधारा होती है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो ज़्यादा तूफान आ जाता है, जब जलधारा होती है तो नॉर्मली चलती रहती है। तो ये अब इसी के कारण, घूर्णन के कारण ही हमेशा हवा चलती रहती है, घूर्णन के कारण ही ये हवा चलती रहती है, समीर हवा नीर जिसे बोलते हैं, यानी कि हल्की हल्की हवा, धीमी धीमी हवा। अब ये क्यों चलती है, इसका कारण है जैसे गर्मी हो खूब, दोस्तों गर्मी हो, और गर्मी जब खूब हो तो क्या करो कि अपने
उसको अपने शरीर को खूब हिलाओ। अगर कुछ ना कुछ हिलाओगे, कुछ ना कुछ पानी शरीर को हिलाओगे तो कुछ ना कुछ हवा लगेगी, नहीं लगेगी? लगेगी। इसका मतलब यही होता है। मान चलो ऐसे ऐसे खड़े हो और खूब गर्मी लग रही, तो ऐसे से घूम गए हम। अगर ऐसे से घूम गए तो हमारी क्या हुआ, कुछ ना कुछ हवा लगी। तो उसी प्रकार ही होती है। अब ये पृथ्वी में कुछ बहुत तेज मतलब बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो धीरे धीरे घूमती है। जैसे धीरे धीरे घूमेगी जिसमें कुछ ना कुछ हवा लगता रहता है, कुछ ना कुछ हवा लगती रहती है। तो इस कारण हवा भी चलती रहती है। तो देखो घूर्णन के कारण क्या हुआ, दिन और रात होती है, कोरियोलिस बल होते हैं जिसके कारण ज्वार और भाटा आते हैं, और समीर यानी कि हवा चलती है धीमी धीमी। और इसके बाद 24 घंटा का दिन होता है, यानी कि 24 घंटा का दिन। जब कोई पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो 24 घंटा का दिन होता है। अब दोस्तों आगे बात करें परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण का मतलब होता है कि किसी के आसपास चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे कि शादी में 7 फेरे लगाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक परिक्रमण कहलाता है। तो उसी प्रकार जैसे शादी में 7 फेरे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही चारों तरफ। जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो जब 365 दिन में ये पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। तो जब 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगी तो वो एक साल होता है। यानी कि परिक्रमण करने पे साल का परिवर्तन होता है, घूर्णन करने में उसके दिन का परिवर्तन होता है। समझ में? परिक्रमण करने पे साल का परिवर्तन होता है, घूर्णन करने पे दिन का परिवर्तन होता है। तो हमने बताया कि घूर्णन करने में दिन बदलेंगे और परिक्रमण करने में साल बदलेंगे। और इस पे मौसम का चेंजमेंट भी परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण देखो कैसे, हमने बताया उपसौर अपसौर। जब इसके दूर होगी तो गर्मी होगी, तो चेंज होगी। मान चलो ऊपर आ जाएगी तो बरसात होने लगेगी, क्योंकि बिल्कुल अब सीधे है कोई चीज़। मान के चलो कोई सीधे है, अब जितनी ज़्यादा उसको उष्मा दोगे उतना ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा, ऊपर ठंडा के आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी होती है, जब यहाँ ऊपर आ जाती है तो इस पर खूब उष्मा आती है पृथ्वी में, तो पानी ऊपर जाता है, बादल बन के चला जाता है और वो बरस जाता है। तो इसी कारण यहाँ पर बरसात भी होती है। तो ये उपसौर अपसौर क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। तो उसी की तो बात करें परिक्रमण की, यानी कि उपसौर और अपसौर कब होता है, जब मौसम चेंज होते हैं और दिन बड़ा और छोटा होता है। तो दिन और बड़ा छोटा कब होगा, यहीं पर होते हैं दिन और बड़ा। जब गर्मियों में होंगे तो दिन बड़ा होगा, ठंडियों में दिन छोटे होने लगते हैं। तो इस कारण हम लोगों ने पृथ्वी कायदे से पढ़ ली दोस्तों। अब जब ये हवाएं की बात करेंगे कि पछुआ हवाएं और वो जो भी हवाएं, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, इनकी सब बात करेंगे जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे अच्छे से, तो पृथ्वी को हम और कायदे से क्लियर करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इतना जो ग्रह के बारे में हमने जानना था उतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। पृथ्वी का रंग नीला होता है दोस्तों। इस प्रकार पृथ्वी से लगभग हाँ, पृथ्वी का एक चीज़ और जान लो, पृथ्वी का उपग्रह जो कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है दोस्तों। इस प्रकार लगभग हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब जो भी दिक्कतें हैं आगे हम लोग क्रम वाइज पूरी जियोग्राफी पढ़ते हुए चलेंगे। जियोग्राफी के बाद में पॉलिटी के बाद में हिस्ट्री, इस प्रकार हम लोग पूरी जीएस ख़त्म करेंगे। फिजिक्स इसी में आप लोगों को पता भी होगा कि हम साइंस भी क्लियर करते चल रहे हैं। साइंस में फिजिक्स एक चैप्टर चला रहे हैं, तो फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, ऐसे करके पूरी जीएस ख़त्म करेंगे। अगर मैथ्स आपको पढ़नी है दोस्तों तो मैथ्स बाय आशीष कश्यप चैनल में जा करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर